गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण का पाठ निबंध लेखन पढ़ेंगे। निबंध वैसे तो बच्चों हम काफ़ी समय से आप लोग करते आ रहे हैं। कक्षा 5th में 6 में बहुत पहले से हम निबंध को लिखते आ रहे हैं, लेकिन आज फिर से हम इसको किस ढंग से लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए और निबंध क्या होता है, इस बारे में जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निबंध क्या होता है। निबंध का अर्थ है बच्चों ठीक से बंधा हुआ। निबंध, नी उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं पता है आपको बच्चों? नी उपसर्ग होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। अच्छा, नी उपसर्ग और बंध धातु, और धातु क्या होती है? धातु होती है क्रिया, और क्रिया के कैसे क्या कहते हैं? सरल भाषा में हम क्रिया क्या कहेंगे? काम का करना ही क्रिया है। तो बंध, बंध माने बांधना, बांधने का काम। तो निबंध जो ठीक से बंधा हुआ है। ओके, अर्थात सुव्यवस्थित या सुसंगठित, ठीक से शब्दों को बांधना या रखना ही निबंध है। निबंध में क्या होता है बच्चों? कोई भी व्यक्ति किसी दृश्य को, किसी स्थान को या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में अपने विचारों को निबंध के माध्यम से सुसंगठित भाषा में, सुसंगठित मतलब अच्छी, सरल, स्पष्ट भाषा में अपने विचारों को निबंध के माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करता है। अब समझे हम निबंध क्या है? कि अपने भावों और विचारों को किसी भी टॉपिक को लेकर दूसरे के सामने प्रकट करना ही निबंध होता है। आइए अब हम इसकी परिभाषा, शाब्दिक परिभाषा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, कि निबंध का अर्थ, पहले हम अर्थ जानेंगे, निबंध होता क्या है। ओके, ये मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन अब जरा और क्लियर हो जाएगा कि निबंध का अर्थ नी उपसर्ग, बताया नी उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं मैंने बता दिया, कि जो शब्द के शुरू में, पहले या आरंभ में लगते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो नी उपसर्ग और बंध धातु, बंध माने बांधना, धातु क्रिया, तो बंध धातु के योग को यानी कि जोड़ को निबंध कहते हैं। शाब्दिक अर्थ है बच्चों। अब इसका अर्थ जानेंगे हम, इसका व्यवहारिक अर्थ जानेंगे कि निबंध का शाब्दिक अर्थ है ठीक से बंधा हुआ। किस शब्द के जोड़ से बना है ये? नी उपसर्ग और बंध धातु की, है ना। और इसका अर्थ क्या निकलेगा? कि ठीक से बंधा हुआ। अब कहेंगे शब्दों को कैसे बांधेंगे? उनको व्यवस्थित रखना ही बंधा हुआ होना है। उनको सुसंगठित, क्रमबद्ध तरीके से, सरल भाषा में क्रमबद्ध तरीके से रखना, सीक्वेंस में रखना अपने विचारों को, वो ही बंधा होना है। तो देखेंगे कि ठीक से बंधा हुआ अर्थात सुसंगठित अथवा सुव्यवस्थित। निबंध का अंग्रेजी शब्द क्या होता है बच्चों? ऐसे, ये हम जानते ही हैं, ऐसे है। परिभाषा देखेंगे इसकी कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या दृश्य को निश्चित शब्द सीमा में, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ भी शब्द भर दिए, नो, जो मेन बात कहनी है, तरीके से कहनी है, सरल, स्पष्ट, है ना, संक्षिप्त रूप में, यानी कि इन शॉर्ट में, तो वो क्या, निश्चित शब्द सीमा में अपने भावों और विचारों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे निबंध कहते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या दृश्य को निश्चित शब्द सीमा में अपने भावों और विचारों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे निबंध कहते हैं। ओके बच्चों, निबंध लिखना भी एक महत्वपूर्ण कला है या विधा है। हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, विधा यानी कि कला। ओके, और निबंध में जो हमारे भाव या विचार, ये जो है व्यक्ति निबंध के द्वारा अपने भावों और विचारों को, यानी कि ओपिनियन को और व्यूज को अभिव्यक्त करता है, यानी कि शो करता है अपने ओपिनियन और व्यूज को। किसके माध्यम से? निबंध के माध्यम से, ऐसे के माध्यम से। तो और निबंध की भाषा जो है सरल, स्पष्ट और क्रमबद्ध बच्चों होनी चाहिए। ये निबंध की खासियत या विशेषता या क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, आइए बच्चों, अब हम निबंध के प्रकार जानेंगे। निबंध बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? विचारात्मक, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक, इनके उसमें वर्णन होता है, और तीसरा भावात्मक। आइए इसको हम जरा इस चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं कि देखिए निबंध के प्रकार। ओके,
पहला है विचारात्मक निबंध, दूसरा वर्णनात्मक, तीसरा भावात्मक निबंध। अब विचारात्मक निबंध कौन सा होता है बच्चों? जिसमें व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट पे अपने विचार, अपने व्यूज, अपने ओपिनियन शो करता है, प्रकट करता है, तो वो होते हैं विचारात्मक। विचारात्मक के नाम से पता चल रहा है कि विचार को बताने वाले, विचार को प्रकट करने वाले निबंध। वर्णनात्मक, वर्णनात्मक में किसी भी चीज का, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य, घटना, किसी भी चीज का वर्णन होता है, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, वर्णन किया जाता है ना। उसमें अपने व्यूज रखे जाते हैं, उसमें जो देखा है हमने उसका वर्णन किया जाता है। और भावात्मक निबंध ये होते हैं इमोशनल वाले, जिसमें व्यक्ति के इमोशन होते हैं, वो होता है भावात्मक निबंध। तीनों प्रकार अपने नाम से अपने को प्रकट कर रहे हैं, अपने को शो कर रहे हैं। आगे देखिए कि निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चों, पहला पार्ट है, पहला अंग है निबंध का भूमिका अथवा उपक्रम। दूसरा है विषय वस्तु अथवा वर्णनीय विषय। ओके। तीसरा है उपसंहार अथवा उपसंहार अथवा समापन। उपसंहार अथवा उसको क्या बोलेंगे? समापन, यानी कि समाप्ति, खत्म, एंड जो होता है। आगे अब इसके बारे में समझेंगे भूमिका क्या होती है। बच्चों, निबंध का आरंभ ही भूमिका से होता है, या प्रस्तावना भी इसको कह सकते हैं। निबंध जो शुरू करते हैं हम, इसकी प्रस्तावना से या भूमिका से शुरू करते हैं। और भूमिका के अंदर क्या होना चाहिए, भूमिका कैसी होनी चाहिए? भूमिका सरल, स्पष्ट और पूर्ण निबंध को पूर्णता से प्रकट करने वाली होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि उसको, प्रस्तावना को, भूमिका को पढ़ने से ही हमें निबंध के बारे में आइडिया लग जाए, उसका अंदाजा हो जाए। ठीक है, भूमिका इस तरह की होनी चाहिए, सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त। और भूमिका की जो भाषा है वह रोचक होनी चाहिए। और भूमिका कम शब्दों में ऐसी होनी चाहिए कि कम शब्दों में ही अपना पूर्ण विषय के बारे में बता दें, विषय के बारे में पूर्ण रूप से बता दें। तो ये हो गई भूमिका। भूमिका ही निबंध का आरंभ होती है। फिर देखते हैं विषय वस्तु अथवा वर्ण्य विषय, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट के बारे में लेखक या राइटर या जो भी व्यक्ति है निबंध को लिखने वाला, वो किस सब्जेक्ट के विषय में बताना चाह रहा है। आगे है उपसंहार अथवा समापन। थर्ड पॉइंट इसका है कि जब हमने विषय के बारे में बता दिया, जो हम जिस पे व्यूज रख रहे हैं अपने, जिसमें बता रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे निबंध है, उसके बाद उसको पूरा करके उसके बाद आता है उपसंहार अथवा समापन, यानी कि निबंध की समाप्ति। ओके, इसका हमने जान लिया कि 3 तरह के प्रकार होते हैं और इसके 3 ही अंग होते हैं। कौन सा? भूमिका अथवा उपक्रम, उपक्रम भी या प्रस्तावना भी कह सकते हैं इसको, विषय वस्तु अथवा वर्ण्य विषय, और उपसंहार अथवा समापन। इसको भूमिका अथवा उपक्रम को प्रस्तावना बच्चों कह सकते हैं। प्रस्तावना से ही पूरे सब्जेक्ट का, ऐसे के सब्जेक्ट का आइडिया लग जाता है। ओके, आइए बच्चों, निबंध के अंगों को अब हम थोड़ा और विस्तार में पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला अंग है भूमिका, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उपसंहार। उपसंहार यानी समापन या समाप्ति। समापन यानी कि अंत करना, एंड करना, समापन या समाप्ति, है ना। समापन या समाप्ति, उपसंहार भी कह सकते हैं, समापन भी कह सकते हैं, समाप्ति भी कह सकते हैं। देखिए भूमिका, भूमिका क्या होती है? भूमिका को मैंने बताया प्रस्तावना भी कहते हैं, यानी कि भूमिका में निबंध की शुरुआत की जाती है। शुरुआत भी बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए, तभी कोई टॉपिक, कोई विषय हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा, तभी हम उसे आगे पढ़ेंगे। अगर स्टार्टिंग अच्छी है तो ही कोई चीज़ आगे पढ़ने का मन होता है, वरना तो आगे व्यक्ति रख देता है। देखिए, भूमिका द्वारा विषय का पूर्ण एवं स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। भूमिका संक्षिप्त यानी कि इन शॉर्ट में होनी चाहिए, पूर्ण यानी कि पूरा, स्पष्ट माने साफ साफ, परिचय यानी कि जो चीज में कही गई है परिचय प्राप्त होता है। अच्छा, भूमिका से ही पता चलता है अंदर इसमें क्या है, किस लिए निबंध लिखा गया है, क्या इसका टॉपिक है। आगे देखें, भूमिका संक्षिप्त यानी कि इन शॉर्ट में होनी चाहिए, एवं रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो व्यक्ति उसको आगे नहीं पढ़ेगा। संक्षिप्त यानी कि इन शॉर्ट में पूरा पता चल जाए इसमें क्या बताया जा रहा है। होती है भूमिका संक्षिप्त एवं रोचक होती है। भूमिका द्वारा ही, आगे बात देखो, निबंध का शुभारंभ यानी कि स्टार्टिंग होती है या शुभारंभ होता है। विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट क्या है, विषय वस्तु का मतलब है सब्जेक्ट क्या है, कि निबंध की विषय वस्तु विस्तृत यानी कि लेंथी, है ना,
विस्तृत होती है। इसमें विषय से यानी कि सब्जेक्ट से संबंधित विचारों को उक्ति एवं उदाहरण द्वारा पुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने विचार रख रहा है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, उन्हें इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली बनाने के लिए उक्ति एवं उदाहरण, उक्ति यानी कि मुहावरे और कहावतें जो होती हैं उनका प्रयोग करता है अपनी बात को दमदार प्रभावशाली बनाने के लिए, एवं उदाहरण और एग्जाम्पल भी देता चलता है जिससे कि बात क्लियर होती चले। आगे देखते हैं तो द्वारा पुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। फिर है उपसंहार यानी कि समाप्ति या द एंड, किसका? निबंध का। कि निबंध का समापन उपसंहार द्वारा होता है। निबंध की समाप्ति रोचक एवं सजीव ढंग से की जाती है, क्योंकि जब सारा निबंध हमने अच्छा लिख लिया और एंड ही बेकार कर दिया तो फिर भी आनंद नहीं आएगा किसी चीज में, निबंध में। तो इसलिए निबंध की समाप्ति रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग एवं सजीव ढंग से की जाती है। इंटरेस्टिंग होती है एंडिंग भी इसकी। निबंध की समाप्ति से अच्छा आगे, निबंध की समाप्ति रोचक एवं सजीव ढंग से की जाती है। समापन उद्देश्यपरक, उद्देश्यपरक यानी कि उसमें सीख मिलती है, कुछ शिक्षा मिलती है, जिस उद्देश्य से वो लिखा गया वो जरूर आनी चाहिए बात। उद्देश्यपरक एवं सारगर्भित होना चाहिए। सार यानी कि पूरा जो निचोड़ है, जो बात कही, जिसके लिए हमने वो निबंध की रचना करी है, तो वो उद्देश्य और वो सार उस एंड में, उस समापन में, उस उपसंहार में होना चाहिए। क्या क्या? निबंध का समापन उपसंहार द्वारा होता है, ये बात पता चल गई। निबंध की समाप्ति रोचक एवं सजीव ढंग से की जाती है। समापन उद्देश्यपरक एवं सारगर्भित होना चाहिए। आगे और थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी कि उसमें निबंध में क्या क्या और क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या और गुण और विशेषताएं होनी चाहिए।